हेलो जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज ऑफ उड़ान। आई होप आप सभी लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस सीरीज के अंदर जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसका नाम है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए इस चैप्टर्स के पीवाईक्यू को हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जेई मेंस 2024 के सिलेबस से। तो जेई मेंस 2024 का जो सिलेबस है उसके अंदर जो आपका प्यूरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करके एक चैप्टर्स है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका प्यूरिफिकेशन, दूसरा आपका जो है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और जो थर्ड है ये आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो प्यूरिफिकेशन के अंदर कौन कौन सा सब टॉपिक को रखा गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो प्यूरिफिकेशन के अंदर आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। एंड क्रोमेटोग्राफी के आपको प्रिंसिपल और इसके एप्लीकेशन के बारे में जानना है। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसके अंदर आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देखिए, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के बारे में जानना है। इसी के आगे ये भी मेंशन किया गया है कि आपको कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी जानना है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये लिखा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब कुछ न्यूमेरिकल भी जो है आपको इस पे बेस्ड सॉल्व करने हैं। तो आइए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपको इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया है, तो आपके लिए हम क्या लेकर के आए हैं कि जो 2019 से 23 में जेईई मेंस के अंदर पीवाईक्यू आए हैं, इसमें किस पार्ट का कितना ज्यादा वेटेज है उसका एक एनालिसिस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ये प्यूरिफिकेशन को कर रहा है। तो जो प्यूरिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपका 41.43% पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पार्ट 1 है पाई चार्ट का, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्यूरिफिकेशन से 41.43% क्वेश्चंस आए हैं 2019 से 2023 के बीच में। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ये है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से टोटल 33.99% क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 से 2023 के बीच में। एंड जो थर्ड है ये है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपका 24.58% पूछे गए हैं 19 से लेकर के 23 के बीच में। आई होप आपको एक एनालिसिस पता भी चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम लोग का जो पीवाईक्यू को सॉल्व करने का सीक्वेंस होगा वो यही होगा। पहले हम लोग प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, फिर हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की करेंगे, फिर हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग प्यूरिफिकेशन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सबसे पहले आपको प्यूरिफिकेशन के पीवाईक्यू सॉल्व कराएंगे, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कराएंगे, और उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस के पीवाईक्यू आपसे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्यूरिफिकेशन के सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम वाज डेवलप्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड ए ऑन अ 6 सेंटीमीटर टीएलसी ग्लास प्लेट। टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक ग्लास प्लेट, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है, रिटार्डेशन फैक्टर पूछा गया है कंपाउंड ए का। जो कंपाउंड ए है उस कंपाउंड ए का रिटार्डेशन फैक्टर पूछा गया। अब सवाल यह है कि रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। बेसलाइन से जिस भी सब्सटेंस का आप रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं वो बेसलाइन से कितना ऊपर मूव किया है, पहले वो लेंथ आपको चाहिए होता है। उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। जो आपका सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं वो बेसलाइन से कितना ऊपर मूव किया है। तो यहाँ पे बेसलाइन कौन है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेसलाइन है, इसको हम लोग बेसलाइन बोलते हैं। अब बॉटम से बेसलाइन का डिस्टेंस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। अब जो कंपाउंड ए है ये आपका बेसलाइन से कितना मूव किया है, देखिए ये बॉटम से 3.5 गया है और बॉटम से बेसलाइन 0.5 है। तो ये बताइए बेसलाइन से कंपाउंड ए कितना ऊपर गया है? 3 सेंटीमीटर गया है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर।
ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको नीचे में डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, सॉल्वेंट फ्रॉम का लेंथ चाहिए बेस लाइन से। अब सॉल्वेंट फ्रंट देखो कहां तक जा रहा है, देखो जो सॉल्वेंट है आपका वो कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है। अब बेस लाइन से इसका लेंथ कितना है ये बताइए, तो यहां पे देखो टोटल लेंथ टीएलसी प्लेस का 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो ये कितना है 0.5 है, तो आप लिखो 0.5 प्लस ये लेंथ आपको नहीं पता है तो इसको मान लो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ये x हो गया, तो 0.5 प्लस x प्लस अगर आप देखोगे तो बेस लाइन से ठीक है ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये 0.5 है, इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5, तो यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, x आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। बोलो इसका मतलब ये लेंथ जो है ये लेंथ आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब आपसे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करना है, आरएफ के लिए आप क्या करोगे, बेस लाइन से सॉल्वेंट का लेंथ पता करो 3 सेंटीमीटर, 3 लिख दो, नीचे में किसका पता करना, सॉल्वेंट फ्रंट का लेंथ पता करना, कहां से, बेस लाइन से, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 3 है और ये 2 है, तो टोटल हो जाएगा 5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.6 आएगा। अगर आपसे पूछा गया किसमें, मल्टीपल ऑफ 10⁻⁻1 में पूछा गया, तो 0.6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻1। यहां पे देखिए ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे 6। कितना आसान सवाल है, कब आया है, जेईई मेंस 2023 के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हल्के हल्के सवाल आते हैं, किस पे, क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड, लेकिन आते जरूर है, इसीलिए क्रोमेटोग्राफी जो है प्यूरिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसके क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर जो अगला है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यह जो क्वेश्चन है ये भी जेईई मेंस 2003 में आया है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, Which of the following statement is correct for paper chromatography? पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए इनमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, वाटर प्रेजेंट इन द मोबाइल फेज गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द पेपर व्हिच देन फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या कहता है, देखिए, वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द पेपर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, ये पॉइंट नंबर बी है। ऑप्शन सी क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, पेपर शीट फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, एंड जो ऑप्शन डी है वो क्या कह रहा है, पेपर एंड वाटर प्रेजेंट इन दिस पोर्स टुगेदर फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज। इसका मतलब अब आप बताओ, क्रोमेटोग्राफी जो पढ़ते हो उसमें एक स्टेशनरी फेज होता है और एक आपका मोबाइल फेज होता है, तो यहां किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेशनरी फेज कौन है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आपको पता है स्टेशनरी फेज कौन होता है। देखो क्या है, एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, क्या कह रहा है, देखो, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ए स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज क्रोमेटोग्राफी पेपर इज यूज्ड। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर यूज करते हैं जिसको क्रोमेटोग्राफी पेपर के नाम से जानते हैं, एंड क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट व्हिच एक्ट्स एज द स्टेशनरी फेज। देखो सिंपल लाइन, यहीं पे आंसर मिल गया आपको, chromatography paper contains water trapped in it which acts as the stationary phase। अगर आप इसको देखोगे आप, ऑप्शन बी करेक्ट आपको दिख जाएगा। ऑप्शन बी पढ़ो, वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ द पेपर, क्रोमेटोग्राफी पेपर के पोर्स में फॉर्म्स द स्टेशनरी फेज, ये आपका स्टेशनरी फेज बनाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा, इजी सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पढ़िए फिर इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी एंड सी है, आपके पास 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड ए बी एंड सी है, वे आर अलाउड टू रन इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूजिंग हेक्सेन एंड गेव द फॉलोइंग रिजल्ट। आप डायग्राम को देखिए, ठीक है, ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप देखेंगे तो कंपाउंड ए जो है ये आपका बेस लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका, ये आपका बेस लाइन है, बेस लाइन से कंपाउंड ए जो है कितना ट्रैवल किया, 6 सेंटीमीटर, बेस लाइन से कंपाउंड बी ये कितना ऊपर ट्रैवल किया, 4 सेंटीमीटर, और बेस लाइन से सी जो है ये 2 सेंटीमीटर गया है, और ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट फ्रंट का लाइन होता है, ये आपका बेस लाइन से कितना ऊपर गया, 8 सेंटीमीटर ऊपर गया, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है,
आरएफ वैल्यू ऑफ द मोस्ट पोलर कंपाउंड पूछा गया है। आरएफ वैल्यू जो है आपसे मोस्ट पोलर कंपाउंड का पूछा गया। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आपको एक चीज पता है आरएफ वैल्यू क्या होता है? पोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो भाई, आरएफ वैल्यू जो होता है ये पोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आरएफ वैल्यू क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम बेसलाइन। अब ये चीज बताओ, सॉल्वेंट फ्रंट तो सबके लिए सेम है, तो जो बेसलाइन से जितना ज्यादा ऊपर जाएगा वो उतना कम पोलर होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब सॉल्वेंट, अच्छा ये बताओ आरएफ वैल्यू किसका कम होगा इन तीनों में? बोलो भाई, जो आपका बेसलाइन से कम ऊपर जाएगा। देखो बेसलाइन से यहां तक सबसे कम डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, तो इसका आरएफ वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। और जिसका आरएफ वैल्यू सबसे कम है तो वो सबसे ज्यादा पोलर है। बोलो भाई, सबसे ज्यादा पोलर हो गया। अब सबसे ज्यादा पोलर यहाँ पे कौन दिख रहा है? कंपाउंड सी। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो ये आपका मोस्ट पोलर है। इन तीनों में ये सबसे ज्यादा पोलर है, ये इसका सबसे ज्यादा पोलर हो गया। अगर ये पोलर है तो इसका आपको रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो जब इसका आप रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो बेस लाइन से इसका डिस्टेंस देखो कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। और सॉल्वेंट फ्रंट जो है इसका लेंथ कितना? 8 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया? 10⁻⁻² के मल्टीपल में पूछा गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.25 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 10⁻²। ठीक है, तो जो इसका आंसर आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे 25। आई होप ये जेईई मेंस 2023 का सवाल है, इजी सवाल है, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, और जिसमें ये जो रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेशन वाला सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसीलिए जितना भी कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको बहुत ध्यान से उसको सुनना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, लिस्ट मैच द कॉलम टाइप का सवाल है। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस गिवन है। जो लिस्ट 1 है या जो कॉलम 1 है इसके अंदर देखिए क्या है, मिक्सचर दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जैसे कि ये है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और ये आप देख रहे हैं ये आपका एनिलीन है। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर है। आपको पता करना है कि इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करें, किस मेथड से सेपरेट करें, ये आपको पता करना है। बी में गिवन है C6H14 एंड C5H12, ये हेक्सेन है और ये आपका क्या है? पेंटेन है। बोलो, अब जो सी ऑप्शन गिवन है ये एनिलीन और वाटर है, और जो डी ऑप्शन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन आपको H2O गिवन है। आई होप इधर वाला कॉलम आपको समझ आया होगा। राइट साइड में जो कॉलम है इसके अंदर सेपरेशन टेक्निक गिवन है, और जो सबसे पहला है वो है स्टीम डिस्टिलेशन, सेकंड में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, थर्ड आपको डिस्टिलेशन, एंड फोर्थ जो है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे इन सारे सेपरेशन टेक्निक्स में कौन कौन कंपाउंड किस टेक्निक के लिए सुटेबल होता है, किस कंपाउंड को किस टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, और वो एक ही क्वेश्चंस के अंदर आपसे सारे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप मेरे को यहाँ पे ये बता दो, CHCl3 और C6H5NH2 ये एनिलीन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये नियरली जो होता है अप्रॉक्स 185 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और इसका जो होता है ये अप्रॉक्स 82 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इन दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये बताओ, अगर क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा डिफरेंस होता है तो इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? इसके लिए डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ए का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बोलो भाई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो डिस्टिलेशन करेंगे। तो ए के लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कौन कौन दिख रहा है, ये दोनों तो गलत हो गया, ए के लिए थर्ड, ये क्लियर हो गया। अब C6H14 एंड C5H12 दोनों एल्केन है, यहाँ 5 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे बी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी के लिए आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। बोलो ये लाइन क्लियर है? कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम सी की बात करें
तो सी में देखो C6H5NH2 और H2O है। आपने एक मेथड पढ़ा है जिसके अंदर एनिलीन और वाटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो ये दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक आपने स्टीम डिस्टिलेशन नाम सुना होगा। स्टीम डिस्टिलेशन के अंदर हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। जो कंपाउंड स्टीम क्या होता है, वोलाटाइल होता है, बट स्टीम वोलाटाइल होता है बट वाटर के साथ इमिसिबल होता है, जैसे कि आपका क्या हो गया एनिलीन और H2O मिक्सचर्स। तो इनके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, इनके लिए हम ये सेपरेशन टेक्निक स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। तो सी के लिए जो मेथड यूज हो जाएगा ये आपका फर्स्ट मेथड यूज हो जाएगा। बोलो ये लाइन क्लियर है, सेपरेशन टेक्निक। और जो आपका डी ऑप्शन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन H2O, मतलब जब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी एक्वस सॉल्यूशन में है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करते हैं। बोलो, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल, इसका मतलब जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मैच करोगे तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट होता हुआ दिख जाएगा। देख लो इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कितना इजी सवाल है, यह भी जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप आपको यह भी सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं which purification technique is used for high boiling organic liquid compound decomposed near its boiling point। अब सवाल यहां पे यह है कि which purification technique हम लोग यूज करेंगे ऐसे कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई है, बट वो डिकम्पोज होता है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। तो देखो आपने पढ़ा होगा, चलो पहले इसकी बात करते हैं, ऑप्शन ए की बात करते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किसको सेपरेट करते हैं, जब दो कंपाउंड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस काफी ज्यादा है, ठीक है। फ्रैक्शनल कब करते हैं, जब बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। स्टीम डिस्टिलेशन कब करते हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम वोलाटाइल और वाटर के साथ इमिसिबल होता है। रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन कब करते हैं, देखो रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन कब करते हैं, इन दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, एंड व्हिच डिकम्पोज एट बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाता है, वो मॉलिक्यूल आपका डिकम्पोज हो जाता है। उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम, ठीक है, फिर से क्रोमेटोग्राफी, ये कब का सवाल है, 2021 का सवाल है। अब ध्यान से देखिएगा, आपसे रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू ऑफ ए पूछा गया है, ए का रिटार्डेशन फैक्टर पूछा गया। तो ध्यान से देखो, रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपसे ए का पूछा गया तो बेसलाइन से, ये देखो ये आपका बेसलाइन है, देखो मेंशन किया गया ये आपका बेसलाइन है, बेसलाइन से ए का रिटार्डेशन फैक्टर पूछा गया, इसका लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट का लेंथ कितना है, देखो बेसलाइन से सॉल्वेंट फ्रंट कितना चला है 5, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 0.4, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 10⁻⁻1 आएगा। आपको बताना किसमें, 10⁻⁻1 के मल्टीपल में बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आई होप ये भी इजी सवाल था जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। कब का सवाल है, जेईई मेंस 2021 का। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम ए स्पेंट लाइन इन द सोप इंडस्ट्री। यहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिड्यूस्ड प्रेशर वाला मेथड यूज करते हैं। जब भी आपको क्या क्या लिखा हुआ है बताओ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सुटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम ए स्पेंट लाइन इन द सोप इंडस्ट्री, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो ये डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर के थ्रू इसको क्या किया जाता है, आपको सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन भी नहीं होगा, स्टीम भी नहीं होगा और फ्रैक्शनल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में अब बात करते हैं। तो अभी तक हमने किसके बारे में पहले बात किया, प्यूरिफिकेशन से रिलेटेड पीवाईक्यू को हमने देखा, ठीक है।
अब हम बात करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो सबसे पहला सवाल आपके सामने में वो क्या कह रहा है, देखिए 0.400 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हमने x बोल दिया, ये क्या कह रहा है 0.376 ग्राम ऑफ AgBr दे रहा है इन कैरियस मेथड। बोलो भाई, कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन के एस्टिमेशन के लिए कैरियस मेथड यूज करते हैं, हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए आपको पता है। तो आपसे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया इन द कंपाउंड एक्स, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, मतलब अननोन कंपाउंड एक्स है, उसमें आपको ब्रोमीन का क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। AgBr का मोलर मास 188 ग्राम पर मोल लिख दिया है और Br का लिखा हुआ है 80 ग्राम पर मोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, किसी भी हैलोजन का परसेंटेज निकालना है ना, एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, हैलोजन को। ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक्स क्या है, एक्स आपका हैलोजन है। अगर आपका एक्स का परसेंटेज निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स आप ऊपर रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास Ag का, जैसे मान लो आपसे AgBr का पूछा गया, ठीक है, मतलब Br का एस्टिमेशन पूछा गया है, तो एटॉमिक मास Br रखेंगे। यहाँ पे आप देखो Br रखेंगे। आपसे किसका पूछा गया, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया, बोलो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, मास ऑफ AgBr हो जाएगा, देखो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब इसमें आप एटॉमिक मास ऑफ एक्स कितना है, ब्रोमीन का एस्टिमेशन पूछा गया, तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास 88 है और मॉलिक्यूलर मास AgBr का कितना होता है, 188 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मास ऑफ Agx है, मास ऑफ Agx कितना है 0.376, मतलब यहाँ आपने मॉलिक्यूलर मास रख दिया AgBr का। अब आप मास ऑफ क्या रखने वाले हो, AgBr रखोगे, तो आपको गिवन है AgBr का मास कितना गिवन है 0.376, तो 0.376 रखेंगे आप। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है 0.400, ठीक है, और इनटू आपको 100 करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से जो इसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको करेंगे सॉल्व तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 40। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.22 ग्राम ऑफ CO2, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 0.22 ग्राम CO2 दे रहा है एंड 0.126 ग्राम ऑफ H2O आपको दे रहा है ऑन कंप्लीट कंबसन। इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 24, देन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है। तो अब बताओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन का कौन सा फॉर्मूला होता है, ये B किसका मास होता है, मास ऑफ CO2, और W क्या होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसका मास होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, A किसका मास होता है, मास ऑफ H2O, और यहां पे W क्या होता है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 24 गिवन है, 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना गिवन है 0.220 डिवाइडेड बाय, अगर आप यहां रखोगे तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन है बताओ। ठीक है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कैलकुलेट करना है और यहां पे आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो देखो W आ जाएगा आपका ऊपर 22 हो जाएगा, बोलो, नीचे आ जाएगा 44 इंटू 2, तो इसको करोगे तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4। अब हम बात करते हैं, आपसे परसेंटेज हाइड्रोजन पूछा गया, देखो परसेंटेज हाइड्रोजन की बात पूछा गया, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास निकाल लिया, इसको यहां पे ला करके रख दो, जबकि आपको वाटर का मास गिवन है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन के लिए आप क्या करोगे, देखो 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू मास ऑफ वाटर कितना गिवन है 0.126, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी आपने कैलकुलेट किया 1/4, ठीक है, इंटू बोलो 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो 56 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, करके देखो, ये 9 आ जाएगा
और जब इसको पूरा का पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो होगा ये आ जाएगा आपका 5.6। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 5.6 आएगा, और जब ये 5.6 आएगा तो इसको अगर आप देखोगे तो अगर आप इस फॉर्म में आपको बताना है 10⁻⁻1 के फॉर्म में बताना है तो ये 5.6 10⁻⁻1 के मल्टीपल में अगर इसे आपको बताना है तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिखेंगे 5 इंटू, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको, 56 इंटू 10⁻⁻1। क्या लिखेंगे आप? 56 इंटू 10⁻⁻1। इसका आंसर जो हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्या था? परसेंटेज कार्बन का दिया हुआ था तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालिए, इसको हाइड्रोजन वाले में जाकर के रख दीजिए, हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। आपसे जिस भी वैल्यू में पूछा गया है उस फॉर्म में इसको अरेंज कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए। कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, आई होप आपको जेईई मेंस 23 का भी सवाल है, ये 2023 का ये सवाल है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। व्हेन 0.01 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, इसके पास 60% कार्बन है, वाज बर्न्ड कंप्लीटली एंड 4.4 ग्राम ऑफ CO2 वाज प्रोड्यूस, द मोलर मास आपको बताना है कंपाउंड का। तो ये बताओ परसेंटेज कार्बन कितना होता है? 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू B/W इंटू 100। अब परसेंटेज कार्बन आपके पास कितना है? ध्यान से देखिएगा, 60 दिया हुआ है, तो 60 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? 12 डिवाइडेड बाय 44 इंटू B कितना है? B क्या होता है बेटा आपका? मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप यहां पे इसको रखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा? 4.4। बोलो। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या हो जाएगा? आपको मोल गिवन है, तो मोल को अगर आपको मास में लिखना है तो आप क्या करोगे? 0.01 में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0.01 इंटू मोलर मास इंटू 100। बोलो, ये आएगा। अब यहां से आपको इसको सॉल्व करना है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे होगा, ये कट जाएगा आपका 5 से। ध्यान से देखो, ये कितने से कटेगा? ये 5 से कट जाएगा आपका, ये आपका 5 से कटेगा। तो यहाँ पे आपका मोलर मास की वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान से देखना, मोलर मास आ जाएगा आपका 1/44 इंटू 4.4 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 100 इंटू 1/5। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ आपका 100 आ जाएगा, इसको हटाओगे तो यहाँ आपका 10 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर आपको 200 आता हुआ देखिए। आई होप आपको ये सवाल समझ। तो इसी पे आपको देख रहे हो कुछ नहीं किया गया, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ना दे करके, ठीक है, आपको क्या दिया गया? उसका मोल दिया गया, और आपसे क्या पूछ लिया? उसका मोलर मास बताओ। अब मोलर मास दे दिया गया, मोलर मास अगर आपने निकाल लिया तब आसानी से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि इस पे बेस्ड किस तरीके के सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, इन सल्फर एस्टिमेशन। तो हमने एक क्वेश्चन देखा जिसपे बेस्ड कार्बन वाला एस्टिमेशन था, फिर हैलोजन के एस्टिमेशन पे सवाल था। अब एक सल्फर पे देखते हैं। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.471 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 1.4439 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। आपसे परसेंटेज सल्फर पूछा गया है। बोलो, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला परसेंटेज सल्फर का? 32 डिवाइडेड बाय, मतलब मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है? 233 इंटू मोलर मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मास, जो मास आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका इंटू 100। तो यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप रखोगे तो क्या गिवन है? इतना ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, मतलब W की वैल्यू गिवन है, और 1.443 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट आपको निकल के आ रहा है। तो देखो डायरेक्ट आपको वैल्यू ही रखना है, 233 इंटू बेरियम सल्फेट का मास कितना गिवन है? 1.4439 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना गिवन है? 0.471 इंटू आपका 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 42। परसेंटेज सल्फर पूछा गया। ठीक है, बस डाटा रखना है, डाटा को सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे आपको 42 आंसर दिख जाएगा। ठीक है, ये भी इजी सवाल था।
तो अगर सल्फर के एस्टिमेशन पे बेस्ड सवाल है तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम एक आगे की सवाल की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ए सैंपल ऑफ 0.125 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड बाय डुमास मेथड, डुमा मेथड पे जो सवाल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, yield 22.78 ml of nitrogen gas collected over KOH solution at 280 Kelvin and 759 mm of Hg, ठीक है, ये डाटा गिवन है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन का परसेंटेज गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको बताना है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा मेथड से जाता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है। पहला, हम x मान लो, किसी आर्बिट्ररी टर्म को मान लिया कि x कुछ वैल्यू है जो किस चीज को इंडिकेट करता है, वॉल्यूम ऑफ N2 इन ml एट STP। क्या x किस चीज को डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इन ml एट STP। ये जो वैल्यू होता है ये P1 V1 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 760 इंटू T1 होता है। P1 के वैल्यू के बारे में आपको बताया गया, ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन एनालाइज्ड बाय डुमास मेथड यील्ड इतना ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड ओवर KOH सॉल्यूशन एट 280 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको गिवन है, मतलब T1 की वैल्यू गिवन है, तो चलो वैल्यू पुट करते जाते हैं। और प्रेशर के बारे में क्या बोला गया, 759 mm ऑफ Hg के बारे में बताया गया। तो ये बताओ यहाँ पे अगर हम इसको हूबहू रख दें तो 759 होगा इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है, देखो 22.78, तो ये 22.78 आप रख दो, ये 273 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 760 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में क्या बताया गया है, ये जो टेम्परेचर है बेटा आपका, ये टेम्परेचर कितना गिवन है, 280 केल्विन। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 22.1 के अप्रॉक्स आ जाएगा। किसके अप्रॉक्स आ जाएगा, 22.1 ml के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए आप क्या करोगे, 28 इंटू एक्स की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया 22.1 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे 22400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका कितना वैल्यू गिवन है, 0.125 गिवन है। तो ये आप 0.125 रखेंगे और यहाँ पे आपने मास की भी वैल्यू रख दिया 100 रखेंगे, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आपका 22 आ जाएगा। अगर ये सारे को सॉल्व करेंगे तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज आएगा ये 22 आएगा, और आई होप आप समझ गए होंगे कि जो इसका आंसर हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। ये अप्रॉक्स 22.1 आता है, तो नियरेस्ट इंटीजर 22 हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के सवाल को कैसे, आपको मेनली ये दो फॉर्मूला ध्यान रखना है। नाइट्रोजन का परसेंटेज डुमास मेथड में 28x/22400 इंटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, और जो ये आपका x है ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ N2 होता है इन ml एट STP। इसके लिए ये फॉर्मूला, जहां प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आपको गिवन होगा, यहाँ से x फाइंड करिए, x को यहाँ रखिए, आपको परसेंटेज नाइट्रोजन निकल करके आ जाएगा। कब का सवाल है ये बताओ, कब का सवाल है ये, 2022 का सवाल है, मतलब डुमास मेथड पे भी सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। While estimating the nitrogen present in an organic compound by जल्दाल मेथड, जल्दाल मेथड के थ्रू अगर आप कंपेयर करोगे तो अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.25 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज 2.5 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 solution. The percentage of nitrogen present in the organic compound. नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है, 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 यूज्ड टू न्यूट्रलाइज NH3। मतलब NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो H2SO4 का कितना मिली इक्विवेलेंट यूज हो गया, उसमें अगर आपने 1.4 से मल्टीप्लाई किया और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज पता चल जाता है। कब, किस मेथड में, जल्दाल मेथड में। डुमास में अलग तरीके से करते हैं, यहाँ पे अलग तरीके से करेंगे। तो ये बताओ 1.4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना होगा, देखो यहाँ पे आपको 2.5 ml और कितना गिवन है, ध्यान से देखो 2.5 ml ऑफ 2 मोलर H2SO4 गिवन है। आपको क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो ml में गिवन है, तो देखो ये मोलर है, पहले नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करो। H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है,
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4 हो जाएगा। ये नॉर्मलिटी निकल गया, नॉर्मलिटी में 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 10 के बराबर 10 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, 10 मिली इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। तो 1.4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना गिवन है आपको बताओ, जल्दाल मेथड, ठीक है, इतना ग्राम 0.25 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम द 2.5 ग्राम, सॉरी 0.25 ग्राम, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है ये 0.25 गिवन है। बोलो जब इसे आप सॉल्व करोगे यहाँ 100 आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5.6 इंटू 10 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 56 आएगा, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो देखो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका 56 आ जाएगा। आई होप ये भी कितना इजी सवाल था, देखो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। अब अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, द ट्रांसफॉर्मेशन अकरिंग इन डुमास मेथड इज गिवन बिलो। डुमास मेथड पे बेस्ड सवाल है, C2H7N है और 2x प्लस y/2 CuO है, x मोल ऑफ CO2 बन रहा है, y/2 H2O बन रहा है, Z/2 N2 प्लस 2x प्लस y/2 Cu बन रहा है। आपसे y की वैल्यू पूछा गया है, किसकी वैल्यू पूछा गया है, y की वैल्यू बताइए। यह सिंपल आपका बैलेंसिंग है और है क्या, तो y देख लो भाई, y किसके किसके साथ है, यहाँ देखो इधर OH, अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ हाइड्रोजन एक जगह दिख रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, एक लाइन का सवाल है ये, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है और इधर भी हाइड्रोजन आपका कहाँ दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में कितने हाइड्रोजन है 7 और राइट साइड में कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे y/2 इंटू 2। इसको डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसमें y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 7 दिख रही है, इसका आंसर हो जाएगा 7। आई होप कितना आसान सवाल था, बताओ इतने आसान सवाल किसमें पूछे जाते हैं, जेईई मेंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। अब अगर हम बात करते हैं अगले सवाल की कि नाइट्रोजन कैन बी एस्टिमेटेड बाय जल्दाल मेथड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन को हम लोग जल्दाल मेथड के थ्रू कब कब एस्टिमेट कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए एक लाइन है, एनसीईआरटी में हूबहू लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, जल्दाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो, बोलो भाई, एंड एजो, एजो के अंदर नाइट्रो के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसका एस्टिमेशन ये नहीं करता है, कौन, जल्दाल मेथड। एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब जैसे कि मतलब रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको भी एस्टिमेशन नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका पिरिडीन हो गया, देखो रिंग के अंदर नाइट्रोजन, इसको भी नहीं करेगा, नाइट्रो के नाइट्रोजन को भी नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा, देखो एन डबल बॉन्ड एन है, इसको भी, एजो ग्रुप को भी ये नहीं करता है। तो कौन बच गया आपका बी, तो ये आपको इस कंपाउंड को आसानी से एस्टिमेट किया जा सकता है, किस मेथड से, जल्दाल मेथड के हेल्प से। क्यों भाई, एज नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड्स डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दिस कंडीशंस। बोलो ये लाइन क्लियर है, मतलब आपको ध्यान क्या रखना है कि जल्दाल मेथड के थ्रू किस किस कंपाउंड के नाइट्रोजन को हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको एजो आंसर आना चाहिए, फिर आपका नाइट्रोजन रिंग के अंदर अगर है तो उसको भी नहीं करता है, और फिर आपको नाइट्रो के नाइट्रोजन को भी ये नहीं करता। आई होप आपको ये सवाल भी आसानी से समझ आ गया होगा, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने देखा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस का, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का देखिए सबसे पहला सवाल क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, मतलब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है, कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बताओ, ए ऑप्शन में गिवन है सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, बी के अंदर गिवन है फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन एंड सल्फर, एंड ऑप्शन डी में गिवन है हैलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब आप मेरे को ये बता दो कौन कौन से कंपाउंड को हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के थ्रू क्या करते हैं, बोलो, डिटेक्ट करते हैं। तो आंसर आपको भी पता है कौन कौन सा होता है, एक सल्फर होता है, एक नाइट्रोजन होता है, एक आपका फास्फोरस होता है और एक आपका हैलोजन होता है।
ये 4 ऐसे कंपाउंड हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं किसके हेल्प से, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसके हेल्प से इन 4 कंपाउंड को करते हैं। यहां देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। यहां देखो कार्बन दिख रहा है, गलत हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कैरियस मेथड हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विथ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा, HNO3 हो गया, AgNO3 हो गया, CuSO4 हो गया, BaSO4 हो गया। अरे ये तो सिंपल है, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड अगर है आपके पास तो इसको अगर आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में किसको मिला करके हीट करते हो, सिंपल है, AgNO3 को मिला करके हीट करते हैं। किसको यूज करते हैं, AgNO3 को। बोलो, ये लाइन क्लियर है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गया होगा। अब आपके सामने एक सवाल है, कैरियस ट्यूब इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैरियस ट्यूब इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बी पढ़ो, कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सी ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, phosphoric acid produced an oxidation of phosphorus present in an organic compound is precipitated as Mg2P2O7 by adding magnesium mixture। ठीक है, जल्दाल, डी ऑप्शन क्या है, जल्दाल मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये लाइन बिल्कुल करेक्ट है। फॉस्फोरस के केस में ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बोलो भाई, फॉस्फोरस जो प्रोड्यूस हो, देखो फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन, जब आप फॉस्फोरस का आप क्या कर रहे होंगे, एस्टिमेशन करते हैं, तो आपका Mg2P2O7 बनता है। ठीक है, कैरियस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और आपको सल्फर के एस्टिमेशन के लिए भी हम लोग क्या, कौन सा मेथड यूज करते हैं, कैरियस। लेकिन नाइट्रोजन के लिए कैरियस मेथड कहाँ यूज करते थे, तो बोलो इसका कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बोलो इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। बोलो भाई, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग कैरियस मेथड यूज नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर यहां पे अगर आप बात करोगे तो आपको एलिमेंट डिटेक्टेड है, कौन से एलिमेंट के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। जैसे और बी में दिया हुआ है कि किसके अंदर रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं या फिर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे ऑप्शन ए के अंदर ए में नाइट्रोजन है, बी में सल्फर है, सी में आपका फॉस्फोरस है और डी में हैलोजन है। उसी तरह अगर कॉलम बी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कंपाउंड गिवन है, आपको बताना है कि किस एलिमेंट के डिटेक्शन के टाइम पे या तो रिएजेंट में से इनमें से कोई यूज करते हैं या प्रोडक्ट बनता है, किस केस में कब कौन बनता है या कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए आपको यहाँ पे मैं एक टेबल दिखाता हूँ। अगर आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन मतलब पहले आप क्या बनाते हो, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हो, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, FeSO4 के साथ बॉयल करते हो तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है। यह जो सोडियम फेरोसाइनाइड है इसको बाद में Fe+3 से रिएक्शन कराते हैं, बट उससे पहले जो FeSO4 था उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया Fe3+ में। ये Fe3+ सोडियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करा और आपको क्या बना, फेरोसाइनाइड, जो कि प्रूशियन ब्लू कलर का होता है। तो देखो नाइट्रोजन के टेस्ट के टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, प्रूशियन ब्लू कलर का, देखो Fe4 FeCN6। देखो तो ये किसके केस में हो गया, ये नाइट्रोजन के केस में हो गया। तो ए का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो, अगर हम बात करते हैं किसके केस में, सल्फर के केस में, तो देखो सल्फर के लिए बात करें तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में आप क्या पास कराओगे, ये पास कराओगे और आपका क्या बनेगा, PbS। ठीक है, जिसका ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। और जब आपका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालोगे तो ये देखो ये कंपाउंड बनता है जिसका कलर वायलेट होता है। और ये कंपाउंड ही देखो आपका यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, सल्फर के लिए कौन बन जाएगा, देखो ये आपका बन जाएगा। उसी तरह हैलोजन के लिए अभी देखा आपने AgNO3 करते हैं और फॉस्फोरस के केस में NH4 MOO4
यूज करते हैं। इसका मतलब ए के लिए कौन सा करेक्ट हो गया, ए के लिए कौन सा करेक्ट होगा बताओ, ए के लिए थर्ड हो गया। और बी के लिए अगर हम बात करेंगे सल्फर के लिए, तो सल्फर के लिए कौन सा यूज करेंगे बताओ, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट वाला। अगर हम सी के लिए बात करेंगे तो आपका फास्फोरस के लिए कौन होगा, 4 होगा। और अगर हम डी की बात करेंगे हैलोजन, तो इसके लिए 2। ये किस कौन से ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज 19 से लेकर के 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे हम लोगों ने डिस्कस किया। जाते जाते एक लाइन में आपको बोलना चाहता हूं, क्या है, एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो विनर होता है वो क्या होता है, आपका सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है बल्कि उसे पूरा करता है। इसीलिए आपका टारगेट अभी जेईई मेंस 2024 है, जनवरी अटेम्प्ट। आप अपना लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल करने के लिए जान झोंक दीजिए, ठीक है। मेरे तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।